नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज जो है गणित से संबंधित जो प्रश्न हमने उठाए हैं इसको प्रैक्टिस सेट 5वां है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ हमने 4 प्रैक्टिस सेट गणित का सॉल्व कर चुके हैं। तो 5वें प्रैक्टिस सेट से पहले हम आपको बता दें कि गणित को समझना बहुत ही आसान है। आप सभी जानते हैं कि सीटेट में जो है आपका जो 30 क्वेश्चन होता है तो उसमें 30 में से आपको 15 ही क्वेश्चन मैथ का होता है, वो भी बिल्कुल जो है सिंपल होता है, जो आपके जो है दैनिक जीवन से संबंधित जो है प्रश्न रहते हैं। और साथ ही साथ 15 ऐसे प्रश्न जो रहते हैं सीटेट में वह पेडागॉजी से संबंधित रहते हैं। और जो है यूपी टेट जो होता है वह आपको जो है थोड़ा सा आपको यूपी टेट जो होता है उसमें आपको 30 क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा आपको मैथ से मिल जाता है, जो कि सिंपल ही मैथ इसको मान सकते हैं। तो यह जो है सीटेट से जो है लेवल इसमें सही है मैथ का जो है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें पेडागॉजी 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बाकी क्वेश्चनों में जो है कि एलसीएम मिलेगा, भिन्न मिलेगा और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस का मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हर फैक्ट से हर जो है टॉपिक से जो है एक नया कोई एक क्वेश्चन जो है टच होगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। हम सभी जो है क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए हर पॉइंट को आपको समझना जो है कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो आपको इतना सिंपल कर दूंगा कि आसान एकदम लगने लगेगा। लोग कहते हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सिंपल हो जाता है, यानी कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि लोगों को पसंद आता है, साथ ही साथ वह इतना आसान हो जाता है कि समझने में भी आसानी आ जाती है। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन ही समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है कह रहा है कि यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि देखिए पहले अंक आपको लिखा है, कहाँ लिखा है 447 पॉइंट, कौन सा 447.527, कौन सा 447.527 बटे में लिखा हुआ है 0.0082, कौन सा 0.0082 बराबर मान लीजिए एक्स है। देखिए आपको ऐसा अंक बनाना है कि जो इसके बराबर आ जाए। कौन सा ऐसा अंक है, मान लीजिए आप अगर 1000 से गुणा करते हैं, कौन से 1000 से दोनों ऊपर नीचे जो है आप 1000 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों। तो आप देखिए अगर ऊपर भी गुणा 1000 से कर रहे हैं, नीचे भी गुणा कर रहे हैं तो बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बराबर आ रहा है। यहाँ पे कभी भी गणित में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे बराबर को आप में ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरफ जोड़ रहे हैं तो किसी तरफ भी जोड़ना भी पड़ेगा, या घटा रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा। अगर भाग दे रहे हैं तो भाग भी देना पड़ेगा। अगर आप अंश में भाग दे रहे हैं तो हर में भी उस संख्या को भाग देना पड़ेगा। तो यह संख्या देखिए आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यह संख्या जो है आपको क्या होगा, ऊपर वाली संख्या में जो है आपका दशमलव हट जाएगा, यानी कि 547 जो है 527 हो जाएगा पूरा का पूरा, जबकि यहाँ पे दशमलव नहीं हट पाएगा, 8.2 ही रहेगा। कितना, 8.2। मगर फिर हम इसको 10 से जो है आपको ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किससे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि नीचे का भी दशमलव हट जाए। ऊपर का तो हट गया, ऊपर को ऊपर में नहीं करेंगे, ऊपर को मगर हम रखे रहेंगे। तो यक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यह 8.2 जो है तो यह 82 हो जाएगा। ठीक, तो 82 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 500 जो है कि 47, 500 जो है 27 जो है एक ही साथ लिखा हुआ है, यानी कि लिख सकते हैं कि कितना, 5,47,527। इस तरह वर्डों में अगर इस तरह हम पढ़ना चाहें तो और जो है 82 हो जाएगा। जब इसका 10 के गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 इस तरह यहाँ पे बच रहा है तो इसको हम यक्स के नीचे भेज देंगे। किधर, यक्स के नीचे, यक्स के बटे में 10 को भेज देंगे। तो यहाँ पे हमको पूरा अंक मिल जाएगा, ये वाली अंक है, कौन सा, ये इसके बराबर जो हो जाएगा, किसके, इसके बराबर है यक्स बटे 10 हो जाएगा। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यक्स बटे 10 जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इसको कैसे करना है। पहले गुणा कर देना है, दशमलव को हटाने का प्रयास करना है। दशमलव जब हट जाएगा तो इसको जो है जो एक्स्ट्रा अंक होगा यक्स के साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ जितने की आवश्यकता है उतना ही हम रोकेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कोण का संपूरक कोण, कौन सा, एक कोण का संपूरक कोण। देखिए संपूरक कोण समझिए, उसके बाद उसका कोटि पूरक कोण होता है। कौन सा, कोटि पूरक कोण है, उसका 3 गुना है तो कोण क्या होगा। देखिए संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। आप सभी को हमने बताया कि संपूरक कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री, और जो है कोटि पूरक का कोणों का योग जो है 90 डिग्री होते हैं। यानी कोटि पूरक जो होता है 180 में होता है और जो है कोटि पूरक जो है 90 में होता है,
और समपूरक जो होता है वह 180 में होता है। जबकि यहाँ प्रश्न में बोला है कि कोटि पूरक का 3 गुना, कौन सा कोटि पूरक का 3 गुना समपूरक का जो है कोण का बराबर है, कौन सा समपूरक कोण का। मान लीजिए कोई कोण आपको निकालना है जो यक्स डिग्री है, कौन सा यक्स डिग्री का कोण निकालना है, तो यहाँ पे यक्स जो है 180 में से यक्स को घटाएंगे और साथ ही साथ कौन सा बराबर करेंगे, 3 गुना के करेंगे, 3 गुना, और जो है कोटि पूरक जो कोण होता है उसमें से भी घटाएंगे, कौन सा, यहाँ पे प्रश्न में दिया, ये लाइन आपको प्रश्न में मिल जाएगा, कौन सा, कोटि पूरक में से आपको क्या करेंगे, कोटि पूरक में से जब कोण को निकालना होगा यक्स को माइनस करेंगे, और जो है कि कोटि पूरक में से जो है कि किसी भी कोण को निकालना रहे या समपूरक में से या कोटि पूरक में से, दोनों में से माइनस करेंगे। अब देखिए, अब इसको गुणा कर दीजिए। अब 180 माइनस जो है आपका यक्स हो जाएगा, बराबर जो है 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी कि माइनस जो है और 3 एक्स हो जाएगा। अब 3 एक्स को इधर ले आइए और 180 को उधर लेके जाइए, ठीक। 3 एक्स को जब इधर लाएंगे तो 3 एक्स जो है माइनस में है, आपको इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि इस साइड जो है 3 एक्स है, इधर आएगा जो है प्लस में आ जाएगा, जबकि यक्स जो है माइनस में पहले से ही, कौन सा, यक्स जो है माइनस पहले से ही, तो यहाँ पे एक एक्स घटेगा, 2 एक्स बचेगा, कितना, 2 एक्स बचेगा। और जबकि 270 है, 180 जब घटाएंगे, कितना, 270 में 180 घटाएंगे तो 90 बचेगा, कितना, 90 बचेगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 90, और x बराबर जब दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो 45 आएगा, कितना, 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 45 जो है आपका सी वाले विकल्प में सही है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एकदम डीपली आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, तो आप इसको एकदम ध्यान से समझते रहिए, कॉपी में नोट भी करते रहेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है कि एक आयताकार पार्क का जो है 45 मीटर लंबा है, कितना, एक आयताकार जो है 45 मीटर लंबा तथा जो है कि 20 मीटर चौड़ा है। कोई आयताकार जो है इस तरह से है और जो है ये जो है आपको 30 मीटर दिया है, जबकि ये 45 मीटर दिया है। जो है कि आपको जो है आयताकार जो है क्या है, आयताकार जो है कि चौड़ा है, कि साथ ही साथ देखिए पार्क के बाहर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पार्क के बाहर जो है चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा, कौन सा चौड़ा जो है एक रास्ता बना दिया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखिए 2 कितना, यहाँ पे देखिए इसके इधर उधर 2.5, कौन सा 2.5 जो है मीटर जो है चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, यानी कि दोनों साइड है। अब देखिए 2.5 इधर भी बढ़ा तो 2.5 इधर बढ़ा, मतलब कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, और 2.5 इधर भी बढ़ा, 2.5 इधर भी बढ़ा तो कितना बढ़ गया, तो यानी कि 5 बढ़ गया। तो यहाँ पे देखें तो यह 35 हो जाएगा, जो 30 है वह 35 हो जाएगा, और जो 45 है जो है वो 50 हो जाएगा, कितना, 45 जो है 50 हो जाएगा। यानी कि जो पहले का क्षेत्रफल है वो जो बाद का क्षेत्रफल है, दोनों में से अगर घटा देते हैं तो वह आंसर आपका हो जाएगा। पहला जो क्षेत्रफल कितना था, यानी कि जो रास्ते का जो है पार्क का जो है रास्ते सहित जो है पार्क का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वह पहला जो है बड़ा वाला क्षेत्रफल जो रास्ते सहित है वह 35 गुणे जो है आपका जो है 50 हो जाएगा, और माइनस जो है पहला जो है कि पार्क का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 45 गुणे जो है 30 हो जाएगा, कितना, 45 गुणे 30। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 45 में अगर 35 का गुणा करते हैं, किसमें, 45 का जो है 50 में, जो है सॉरी 50 में जो है आपको 50 में से जब 35 का गुणा करते हैं तो 1750 आएगा, कितना, 1750 माइनस जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15 और 4 × 3 = 12, यानी कि 12 × 1350, कितना, 1350। जब इसको माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, कितना, जो है 400 आ जाएगा। 400 वर्ग मीटर जो है आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना, 400 वर्ग मीटर जो है आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। एक्सप्लेन देखिए आप अगर डिटेल में आपको अगर डिटेल में आप हल कर ले रहे हैं तो आप शॉर्टकट तरीका भी अपने से बना सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला है कि चौथा है कि एक त्रिभुज के कोणों में 2 संबंधित 3 संबंधित 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण होंगे, कौन सा, 2 संबंधित 3 संबंधित 4। देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है, इसमें त्रिभुज में तीनों अगर कोणों को अगर जोड़ दें तो टोटल 180 डिग्री होता है, कितना, 180 डिग्री। तो ये तीनों कोणों का योग जो होगा, यानी कि अनुपात जो है 180 के बराबर होगा, यानी कि 2 + 3 + 4। देखिए 60 काट में अगर आप चलेंगे तो इस तरह 180 के बराबर होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना, 9 हो जाएगा। तो 180 डिग्री, 1 बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितना आ गया, 20। अगर वही हम 2 की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 की वैल्यू आ गया, 2 की वैल्यू 40 आ जाएगा। और 3 की वैल्यू निकालें तो 3 बराबर जो है 60 आ जाएगा, और 4 बराबर निकालें तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ठीक, 80 आ जाएगा। तो आपसे सिर्फ 2, 3 और 4 का पूछा है, तो 2 का 40 और 3 का जो है 2 और 3 का पूछा है, 3 का जो है 60 है, और जो है आपका 4 का कितना है, 4 का जो है 80 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, सी वाले विकल्प में है, ठीक।
तो 2, 3 और 4 देखिए, या तो x मानिए, या तो सबके यहाँ 2x प्लस 3x प्लस 4x जोड़कर जो है आपको आ जाएगा 9x इक्वल टू जो है आपको 180 हो जाएगा। और 9 को अब जब आप वहाँ से डिवाइड करेंगे तो x बराबर जो है 180/90 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो वही यहाँ पे मान हम 1 मान लिए, यानी कि डायरेक्ट इसको डायरेक्ट हम लोग हल कर दिए हैं। तो यहाँ पे यह भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा तरीका है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और उनका जो है लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1989 है। कितना, 1989। यदि उसमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए अगर इस तरह से आपको प्रश्न आए, अक्सर जो है ये प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ अंकों का ही अंतर होगा। तो आपको क्या करना है, पहला पद कौन सा, पहला पद और दूसरा पद कौन सा, पहला पद पता दूसरा पद, उसके बाद लिखा है मासा का गुणा फिर लासा का गुणा, कौन सा, मासा का गुणा और लासा का गुणा, कौन सा, मासा का गुणा और लासा का गुणा, या एलसीएम इंटू एचसीएफ कर सकते हैं। ठीक, तो पहला पद आपको मिला है कौन सा, संख्या का पहला पद 117 दिया है और दूसरा पद आपको निकालना है कौन सा, दूसरा पद, जबकि मासा भी दिया है आपको 13 और दूसरा पद आपको यहाँ पे लासा दिया है 1989, कौन सा, 1989 के अंतर्गत दिया है। ठीक, देखिए अब इसको दूसरा पद जब इसको निकालना है तो इसको डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 9 117 यानी कि 9 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक बचेगा, 9 दूनी 18, फिर एक बचेगा, 9 एकम 9। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पद आएगा यानी कि 221, कौन सा, 221। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप इसको सिर्फ आपको ध्यान लगाना है तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। मैथ में देखिए बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैथ जो है सबसे आसान तरीका होता है। मैथ देखिए आर्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है, आर्ट वाला जो बीए जो कि कोई भी छात्र अगर करता है वह भी मैथ का सब्जेक्ट होता है। मैथ जो है एमएससी में भी होता है, मैथ जो है एमए में भी होता है। मैथ जो है एक साइंस साइड भी है, मैथ जो है एक आर्ट साइड भी है। ठीक, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो मैथ जो है बिल्कुल जो है आसान होता है। तो आप कभी भी कहीं भी अगर आप सुबह से अगर कभी भी 1 घंटे या मैथ पे प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका हो जाता है आपको जो है मैथ लगाने में। ठीक, अगला क्वेश्चन है देखिए 6वां है कि आंकड़ों दिया है, आंकड़ा कौन कौन सा है, 25 है, 15, 23 जो है, 20 है, 27, इस प्रकार का आंकड़ा दिया है। तो कह रहा है परिसर निकालिए, कौन सा, परिसर निकालिए। परिसर को आप सभी जानते हैं कि परिसर जो है उच्च मान से निम्न मान को घटा देंगे तो परिसर आ जाता है। तो पहले तो इसको अवरोही क्रम या तो अवरोही क्रम को रखना पड़ेगा। देखिए आंकड़ों को क्या रखना है, आंकड़ों को एक क्रम में रखना है। तो क्रम हम कौन सा, आरोही क्रम बना रहे हैं। कौन सा आरोही क्रम में मतलब है कि पहले बढ़ते हुए क्रम में जाएगा। तो बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहला जो है छोटा वाला क्रम 15 हो जाएगा। 15 के बाद जो है 23 है, 23 के बाद फिर 23 है। यहाँ पे 2 बार 23 मिलेगा आपको, यहाँ पे 23 मिलेगा और यहाँ पे 23 मिलेगा। ठीक, 2 बार 23 है तो 2 बार लिखना है। ठीक, 25 भी है 2 बार तो 25 भी 2 बार लिखिए, यहाँ पे 1 बार है, 1 बार यहाँ पे। ठीक, तो 25 हो गया। देखिए 1 15 23 23 25 25 इतने अंक हो गए। साथ ही साथ आपको मिलता है कौन सा अंक, 27 मिलता है और 40 मिलता है। कौन सा, 27 है, 40 है और 40 के बाद एक तीर जो है 42 अंक है। कौन सा, 42। अब जो है फार्मूला जो है आपको हमने बताया था कि वह परिसर अगर निकालना है तो परिसर कौन सा, परिसर अगर निकालना है तो उच्च मान कौन सा, हायर मान जो होता है उच्च मान से निम्न मान को घटा देंगे। उच्च मान कौन सा, 42 से 42 माइनस जो है निम्न मान आपको लिखना है। निम्न मान देखिए आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं उच्च मान माइनस निम्न मान, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 42 में यानी कि 12 में 5 गया 7, यानी कि जो है कि यहाँ पे 27 कितना आ जाएगा, 27 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 कौन सा, सी वाले विकल्प में आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले इसको जो है आरोही क्रम में यानी कि जो है कि बढ़ते हुए क्रम में इसको रखिए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद परिसर निकालना है, उच्च मान से निम्न मान को घटा देंगे तो 27 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 7वां है कि 60 मीटर जो है, 40 मीटर और 30 मीटर जो है माप का कौन सा, माप का एक जो है घनाभाकार जो है कि गोदाम है। कौन सा गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनाभ बक्से रखे जा सकते हैं। तो बक्से का जो है आयतन जो है 8 है, जो है कि 0.8 है। कौन सा, 0.8 जो है कि मीटर क्यू है। कौन सा, 0.8 मीटर क्यू है। देखो इसके अगर बक्सों की संख्या अगर इस प्रकार मिले तो लिख सकते हैं बक्सों की संख्या, कौन सा, बक्सों की संख्या बराबर पहले गोदाम को आपका आयतन निकालना पड़ेगा। किस गोदाम का जो है आयतन,
गोदाम का आयतन बटे जो है बक्से का आयतन, कौन सा बक्से का आयतन, जो भी एक बक्से का, कौन सा एक बक्से का आयतन जो है निकाला गया है उसको जो है रखा जाएगा। ठीक, तो गोदाम का आयतन आप सभी देखे हैं कि जो है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, कौन सा LBH, यानी कि 60 गुणे जो है 40 गुणे जो है आपका 30 हो जाएगा, कौन सा। अब बटे जो है आपका बक्से का 0.8 है, कौन सा 0.8 है। देखिए अगर दशमलव को आपको हटाना है तो आपको जो है एक जो है 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ सिंपल सी। अगर दशमलव को हटाना है, एक ही दशमलव है तो ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 भी हट जाएगा। 8 से इसको घटा दीजिए, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और देखिए आप 5 का गुणा जो है 3 में करिए, जो है कि 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 15 × 4 = 60 हो जाएगा। 15 जो है 15 × 6 = 90, यानी कि 90 हो जाएगा। साथ ही साथ 1 2 3 4 0, 4 0 यहाँ पर लगा दीजिए, जो है कि 90,000, कितना 90,000 जो है आपका आ जाएगा, कितना जो है 90,000 जो है आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है कि कितना जो है घनाभाकार गोदाम में जो है बक्से रखे जा सकते हैं, वो 90,000 बक्से वहाँ पर रखे जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वां है कि यदि जो है कि यहाँ पर दिया है जो कि, तो इसको अगर इस प्रकार कंपेयर करें तो A और B का मान क्या होगा। देखिए आपको करनी में 3 माइनस बाहर दिया है, बटे जो है आपको करनी में 3 + 1 जो है दिया है। ठीक, उसके बराबर A + B + जो है रूट जो है 3 दिया है। ठीक, ठीक है, इससे जो है आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या हो गया, 1 - 3 के बाद जो है कि इसी से 1 - 3 से ही जो है इसके जो है उल्टे से आपको ऊपर नीचे जो है गुणा करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है उसको लिखा रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है पहले वर्ड रहेगा, इसी का जो है चिन्ह का उल्टा करके वहाँ पे ऊपर नीचे देखिए सेम हमने दोनों से गुणा किया है। √3 - 1 √3 - 1 से गुणा किया। देखिए यहाँ पे जब √3 - 1 √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये वाला जो है A² - B² का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा जो है कि 3 जो है +1 माइनस जो है 2 √3 हो जाएगा, बटे जो है आपका 3 जो है 3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा, नीचे 2 बचेगा। ठीक, नीचे 2 बचेगा और बटे ऊपर जो है 4 हो जाएगा। 4 - 2 रूट जो है आपका 3 हो जाएगा। देखिए 2 से आप इसको कटा दीजिए, 2 से जब आप कटा देंगे तो आपको मिलेगा 2 - √3, कितना 2 - √3। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ए को 2 मानिए और बी को जो है यहाँ पे संख्या कोई 1 है उसको मानिए। तो यहाँ पे प्लस है मगर माइनस आ रहा है, तो -1 और +2, यानी कि -1 और +2 आएगा, तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो। क्या है, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। पहला है प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्या विधि और अनुसंधान विधि। देखिए यहाँ पे प्रयोगशाला विधि जो होती है वह प्रयोगशाला विधि प्रयोग करके सीखने, यानी करके सीखने की जो विधि होती है वह प्रयोगशाला में होती है। जबकि यह कह सकते हैं प्रदर्शन विधि जो होती है वह देखो और सुनो और समझो जो है यह प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आती है। जबकि व्याख्यान विधि जो होती है वह व्याख्या पर आधारित होती है, जिसमें शिक्षक व्याख्या देता है और बालक जो है श्रोता के माध्यम से उसको सुनता है। अनुसंधान विधि यह जो है करके सीखने की विधि या खोज विधि के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो बी वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10वां है, कोई छात्र 5050 को अगर 500 जो है 50 लिखता है तो इसका अर्थ क्या है। यानी कि 5050 को इस तरह से लिख लेता है तो इसको क्या दिक्कत होगा, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका इसका सही हो जाएगा। वह स्थानीय मान नहीं जानता है कि 5050 को कैसे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो है विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन कि 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला आप समझिए। समबाहु त्रिभुज का अगर फार्मूला की बात की जाए तो यहाँ पे √3, कौन सा √3/4 इंटू जो है भुजा का स्क्वायर, कौन सा भुजा का स्क्वायर जो होता है ये होता है। जबकि आपको भुजा दिया है 20 सेमी, कौन सा 20 सेमी दिया है, तो यहाँ पे आप √3/4 इंटू जो है भुजा का स्क्वायर यानी 20 का जो है स्क्वायर लिखेंगे। जब 20 का स्क्वायर आप लिख देंगे तो 20 का स्क्वायर मतलब 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, √3/4 इंटू जो है 400, कितना 400, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 100, यानी कि 400 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार में वह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √100 जो है 3 जो है 100√3 सेमी स्क्वायर, कौन सा 100√3 जो है सेमी स्क्वायर, जो कि बी वाले विकल्प में आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक,
तो अगला क्वेश्चन चले, तो अगला है 12वां, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, 2 3 संबंधी जो है 1 के अनुपात में है, तो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दीजिए। देखिए परिधि आप जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। कौन सी 2πr होती है वृत्त की परिधि, जबकि अनुपात के हिसाब से लेना है तो ये जो है कि 1 लिख लेते हैं और दूसरा वृत्त लिख देते हैं 2πr2 लिख देते हैं, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। ठीक, तो यहाँ पे 3 संबंधी 1 के अनुपात में दिया है, जबकि 2π से हम कटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं r1/r2 = 3/1। ठीक, 3/1 लिख सकते हैं, जबकि क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर वृत्त के क्षेत्रफल लिख सकते हैं, इसके अनुपात में पहला वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है πr2 का स्क्वायर, इसको हो जाएगा तो πr1 की वैल्यू जो होती है कितना है, r1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे पाई से पाई कटा दीजिए तो डायरेक्ट हम r1 की वैल्यू रखते हैं और r2 की 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 संबंधी 1 कितना आ जाएगा, 9 संबंधी 1 आ जाएगा। तो ये जो है आपका 12 जो है कि 12वां का बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा, तो इसको आप इस तरह नोट करके 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए 13वां है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है 5 संबंधित 6 संबंधित 4 दिया है, उसका संपूर्ण पृष्ठ जो है 52 जो है कितना है 53 28 वर्ग सेमी हो, तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जो है अलग अलग इसको बताना है। तो देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो घनाभ आप पढ़े होंगे, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर आयतन पूछा जाए तो LBH में इसको आयतन को लिखा जाता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के अंतर्गत। ठीक, जबकि अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो अनुपात में दिया है 6x 5 है और 4 को, इसको हमको मानना पड़ेगा जो लंबाई L की = हो जाएगा कितना 6x है। ठीक, और जबकि चौड़ाई आपका 5x हो जाएगा, चौड़ाई जो b है, और जो है कि ऊंचाई जो है h जो है आपका 4x। ठीक, 4x ये जो है आप नोट कर लीजिए, यह आपको काम देगा कि वहाँ पे जब x की वैल्यू आएगी तब रखेंगे, तभी आपको पूर्ण रूप से लंबाई और चौड़ाई जब आएगी। देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 2 कोष्ठक में लंबाई LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे जो है लंबाई, यानी कि LBH जो होता है इसको इस फार्म में लिखते हैं और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना है 53 जो है 28 है, कौन सा 53 28 जो है आपका पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए 5x और जो है 4x और 6x इन सभी को L और B का जो है वैल्यू रखेंगे तब यहाँ पे यह मान आएगा। देखिए L की वैल्यू 6x है और 5x B की वैल्यू है, अगर दोनों का अगर रखेंगे 5 6 30 x स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आप इसको गुणा करके जरूर लिखिएगा। ठीक, देखिए 30x स्क्वायर, कौन सा 30x स्क्वायर, और B और H की वैल्यू कौन सा B का आपका मालूम है 5 और 4 5 चौके 20 है, 20 से x स्क्वायर प्लस जो है HL जो है 6 और 24 6 चौके 24x स्क्वायर, 24x स्क्वायर बराबर जो है आपका ये जो है 53 जो है 53 28 को भी लिखना है, 53 जो है 28 जो है आपको लिखना है। ठीक, तो ये कोष्टक में है और उसके बाहर 2 है। ठीक, बाहर 2 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबको जोड़ेंगे तो सब जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 2 गुणे जो है 74 x स्क्वायर बराबर जो है 53 जो है 53 28। जब इसको जो है डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बराबर जो है आपका हो जाएगा 2 से पहले कटाइए, उसके बाद 2 से कटाते हुए जाइए, उसके बाद जो है कि 74 से कटा दीजिए तो यह पूरा जो है 36 बचेगा, 36 बचेगा तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वह 6 आ जाएगी। कौन सा x की वैल्यू 6 आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू कितना आया, x बराबर 6 आ गया, तो यहाँ पर आप सबको रखना है 6 से x यानी 6 36, यानी कि एक जो है लंबाई जो है 36 आएगी, फिर जो है 5 x की वैल्यू 6 रखना है, तो यह चौड़ाई जो है आपकी आएगी 6 25 30 आ जाएगी, फिर यहाँ पे 4 गुणे 6 रखना है, 4 6 24, तो ये आपकी आएगी। ठीक, 36 30 और 24, 36 30 24 कहाँ पर है आपको सी वाले विकल्प मिलेगा, 36 24 30 जो है आपका विकल्प 13वां का सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14वां है कि 0.125 जो है कि पावर 2/3, कौन सा 2/3 का जो है मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले 0.125 को इस तरह लिखेंगे। देखिए आपको 2/3 जो है कि 3, कौन सा 2/3 जो है 3 है, 2/3 को जो है तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो कि 0.5 जो है, ठीक, तो इसको अगर 5 के पावर जो है लिखना चाहें तो 3 लिख सकते हैं। ठीक, 3 लिखने के बाद इसको ऊपर 2/3 लिख सकते हैं, और इसको 2/3 को जब अंदर आप गुणा करेंगे तो 5 के ऊपर जो है
जो है 3 का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। और 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 5 × 25 होता है, जबकि दशमलव जो है 2 अंकों पर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा 2 बार कर रहे हैं तो 2 अंक पर लगेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 × 25 0.25 इसका आंसर आ जाएगा, 0.25। ठीक। 15वां क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत में क्या होगा? कौन सा? देखिए, अगर क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य जो हमारा है वह है, विक्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। कौन सा? विक्रय मूल्य हमारा 100 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? वह 100 माइनस पी होगा। कौन सा? 100 माइनस पी। पी जो है हमने क्या लिखा है? प्रॉफिट लिखा है, ये लाभ लिखा है। यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपया है तो हमारा क्रय मूल्य क्या रहा होगा? वहाँ पे हमारा लाभ भी तो जुड़ा है, तो 100 माइनस पी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दीजिए। कौन सा? विक्रय मूल्य जो है इसको दोगुना कर दीजिए, जबकि लाभ को 3 गुना कर दीजिए। कौन सा? लाभ को 3 गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा था 100, तो उसको मैंने 200 कर दिया, 2 गुना हो गया। और पी को हमने 3 गुना कर दिया है। कौन सा? पी को 3 गुना, यानी प्रॉफिट को 3 गुना कर दिया। तो अब देखिए जो विक्रय मूल्य होगा अब क्या होगा? देखिए 100, कौन सा? 100 माइनस पी बराबर जो है 200 माइनस 3p। कौन सा? 200 माइनस 3p हो जाएगा। ठीक। तो अब देखिए इन दोनों को जो है आपको कंपेयर करके घटा देना है। 3p को जब इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे 1p घट जाएगा, तो 2p आएगा। और जो 200 में से जो है कि 100 घटेगा तो 100 आ जाएगा, तो p इक्वल टू जो है आपका 50 आएगा। p बराबर जो है आपका 50 हो जाएगा। ठीक। तो 50 यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य क्या आएगा? यहाँ पे 100 में से अगर 50 घटाएंगे तो 50, तो ये 50 आपका क्रय मूल्य आ गया। कौन सा? क्रय मूल्य 50 आ गया। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य जब आपको 50 आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य से जब आप इसको कितने में से, यानी कि 50 में से जब 50 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 जो है आपका खरीद है और 50 आपका प्रॉफिट है। कौन सा? 50 आपकी खरीद है, 50 आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अगर आपको करते हैं तो भाग देते हैं, तो यहाँ पे 100% आपको लाभ होता है। कौन सा? 100% आपको लाभ होता है। कौन सा? लाभ प्रतिशत में 100% होगा। या तो आप एक तरीका और लगा सकते हैं, एक हमारा जो है कि क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य हमारा 2 गुना 2 था, तो हमने कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई? 1 से वृद्धि हुई। और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पे 1 यानी 100%, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाता है। ठीक। 16वां है कि संलग्न चित्र में कोण ए का मान क्या होगा? कोण ए यहाँ पर आपका है, इसका मान बताना है, जबकि बी है, सी है और 108 डिग्री आपको दिया है। यहाँ पे 108 जो है कि आपका कोण दिया है, आपकी यहाँ पे यक्स और यहाँ पे यक्स और यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई, यानी कि सभी कोणों का अलग अलग मान है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर देखा जाए जो छोटा वाला कोण है, छोटे कोण का जो है कि टोटल जो है 180 डिग्री होगा, यक्स प्लस वाई प्लस 108 डिग्री। कौन सा? 108 डिग्री बराबर जो है 180 डिग्री। जबकि अगर यक्स प्लस वाई की सिर्फ मान निकालें तो यहाँ पे 72 डिग्री आ जाएगा। 108 जब घटा देंगे 180 में से 72 डिग्री आ जाएगा। ठीक। तो अब देखिए अब बड़ा कोण में लेते हैं त्रिभुज ABC में। कौन सा? ABC में, तो यहाँ पे यक्स और यक्स 2 बार है, यहाँ पे वाई और वाई 2 बार है। कितना? यक्स प्लस यक्स है प्लस वाई है। कौन सा? और प्लस जो है आपका कितना है जो है कि ए है, कोण ए है बराबर जो है 180 डिग्री। यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर जो है आपका कोण ए जो है 180 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a, यानी कि 2 जो है आपका कॉमन हो जाएगा। कौन सा? 2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो यक्स प्लस वाई प्लस उसके बाद कोण ए हो जाएगा बराबर जो है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जो 72 है, यहाँ पे आपको 72 को रखना है यक्स प्लस वाई के स्थान पे। ठीक। तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई के स्थान पे मैं 72 रखता हूँ। कितना? यक्स प्लस वाई, यहाँ पे यक्स प्लस वाई इक्वल टू जो है कोण ए बराबर जो है 180 डिग्री। यहाँ पर यक्स प्लस वाई के स्थान पर जो है 72 रखना है, गुणे 2 रखना है। ठीक। प्लस कोण जो है ए बराबर जो है 180 डिग्री। देखिए अब 72 का जो गुणा करेंगे, यानी कि 7 दूनी 14, 100 जो है 54। कितना? 144। 144 में से जब 180 में से 144 जब घटाएंगे तो कोण ए की जो है वैल्यू आ जाएगी। 180 में से 144 को जब आप माइनस करेंगे तो कोण ए का मान जो है 36 डिग्री आ जाएगा। कौन सा? 36 डिग्री। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक। 17वां क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में जो है कि 10 सेमी की त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त के जीवा केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है, तो
जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे आपको वृत्त हम देते हैं, वृत्त है आपको यहाँ पे आपका जीवा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कि लंब डाला गया है और जो है त्रिज्या आपको दिया है 10 सेमी और जीवा की लंबाई भी दी है 6 सेमी। ठीक, तो यह ए बी आपसे पूछ रहा है, कौन सा ए बी पूछ रहा है, ये ओ है और इसको एम मान लेते हैं। ठीक, देखिए अगर हम त्रिभुज में कौन से त्रिभुज ए बी और ओ लेते हैं, कौन सा ये वाला त्रिभुज अगर लेते हैं तो इसमें आप ए ओ का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर जो है आपको जो है ए एम आ सकता है, ए एम आ सकता है। तो यहाँ पे 10 10 के 100, कौन सा 100 माइनस 36 यानी कि यहाँ पे 64 आएगा जो 8 का जो है वर्ग होगा, कौन सा 8 का वर्ग, ए एम इक्वल टू जो है आपका 8 आ गया, कौन सा 8 यानी कि जीवा जो है आधी जीवा 8 आ गई। अगर पूरी जीवा की लंबाई निकाला जाए तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, कौन सी 8 दूनी 16 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू जो है 8 दूनी 16, 16 जो है सेमी हो जाएगी, कितना 16 सेमी। तो आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि 10 लड़कियों की जो है ऊंचाई सेमी में मापी गई है जो निम्नमत है, तो यानी कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी। देखिए लड़कियों की ऊंचाई को इस तरह निकाला जाएगा, आपको सभी ऊंचाइयों को जो है आपको जोड़ना होगा और 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक, तो ये सभी आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो है आप देखिए यहाँ पे सभी अंकों को जोड़ना होगा, सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो है 10 से डिवाइड करना है क्योंकि 10 लड़कियों की संख्या दिया है। तो सभी को जोड़ने पर आपको मिलता है 1421 बटे जो है 10, कितना 1421 बटे 10। जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट एक स्थान पर लग जाएगा, तो 142 से पॉइंट जो है 1 सेमी, कौन सा 142.1 सेमी जो है आपका बी वाला आंसर होगा। तो इसको आप जो है अच्छे से इसको जोड़ कर आप लगाइएगा। ठीक, 19वां है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यानी कोई धन है, एक जो है कि धन है वह दोगुना हो जाता है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। यानी कि कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, कितने में 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष में 1 की वृद्धि हो जा रही है। जबकि यही अगर 4 गुना होने में यानी कि यहाँ से कितना वृद्धि होगी, साधारण ब्याज देखिए बराबर में ही वृद्धि होती है। तो यह 8 वर्ष, इसको में 8 तिरिक जो है 24, यानी कि 8 के जो है 8 तिरिक 24 वर्ष लगेगा, कितना 24 वर्ष जो है 4 गुना होने में लगेगा। तो यहाँ पे 3 गुना की वृद्धि होगी, 4 होने में 1 पहले से था और 4 जब बनता है तो 4 बनने से यानी कि 3 की वृद्धि होती है, 8 तिरिक 24 वर्ष का समय लगेगा। ठीक, एक तरीका और भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग तरीका ये है n1, कौन सा n1 माइनस 1 बटे जो है T1 इक्वल टू n2 माइनस 1 बटे है T2, यानी कि n1 जो है कि दोगुना है संख्या है और T2 जो है 8 है T1 की संख्या है। ठीक, 4 गुना जो है n2 है, n2 माइनस n, देखिए 2 माइनस 1 बटे 8 है इक्वल टू जो हो जाएगा 4 माइनस 1 बटे T2, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बटे जो है T2 बचेगा, यहाँ पे 1 बटे जो है आपको जो है 8 बचेगा, तो T2 की वैल्यू जो है आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इससे भी आप लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि 2.5 माइनस 1 बटे जो है 3 जो है कि 300, कितना है कि 300 जो है कि 25 माइनस 2.5 बटे जो है आपका 0.75 प्लस 0.50। देखिए सबसे पहले आपको नीचे वाली ये वाली संख्या को आपको हल करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब इसको हल प्लस करेंगे तो 0.75 को 0.15 से जब प्लस करेंगे तो पॉइंट जो है कितना आ जाएगा, जो है कि 1 जो है 25, कितना 1.25 आ जाएगा और बटे आपको जो है 2.50 है, मान लीजिए 0 है। जब इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 2 गुने में इसको डिवाइड हो जाएगा, कितना 2 गुने में डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको जो है क्या करेंगे, अब इसमें जो है आप 300 जो है 25 में से 2 को माइनस करेंगे, कितने 325 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका हो गया 2.5 माइनस 1 बटे 325 माइनस जो है 2 आ गया, 325 माइनस 2, इसकी जो वैल्यू आ गई वह -2 आ जाएगी। ठीक, तो -2 आने के बाद जब इसको जो है आप घटाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है लगेगा, तो यहाँ पे 3.2 है, कितना 3.2 है, ये पूरा ये 3.2 है, लग रहा है कि यहाँ पॉइंट है मिसिंग हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस तरह माइनस कर देंगे। ठीक, तो जब 2 घटाएंगे तो 1.25 बचेगा, कितना, तो यहाँ पे आपको हम लिखते हैं कि 2.5 बराबर जो है माइनस है 1 बटे जो है कि 1.25 बचेगा, कितना 1.25 इतना बचेगा। देखिए अब इसको जो है आप ऊपर नीचे जो है कि दशमलव को हटाने का प्रयास कीजिए, 100 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 125 हो जाएगा। जब इसको आप कटा देंगे, ठीक, जब इसको आप कटा देंगे तो यहाँ पे 25 चौके जो है
125 25 125 हो जाएगा। आप 5 का लसा ले लीजिए, कितना 5 का जो है लसा लेंगे तो 25 पचैया 125 यानी कि 12.5 बटे जो है आपका 5 माइनस जो है आपका 4 यानी कि 4 जब घट जाएगा, इसमें से 4 घट जाएगा तो 8 पॉइंट जो है 5 बटे जो है आपका 5 8.5 बटे 5 हो जाएगा। जब इसको जो है डिवाइड करते हैं आप तो 1 पॉइंट जो है 1.70 यहाँ पे आ जाएगा, कितना 1.70 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 21वां क्वेश्चन है कि 2/3 और 3/4 जो है 4 का लघुत्तम समापवर्तक, कौन सा लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए हमने अभी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अंश और हर, कौन सा अंश और हर में अगर लसा निकालना रहे तो कैसे निकालते हैं। देखिए अगर अंश में अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, देखिए अगर इस तरह का कोई पार्ट दे दिया, कोई भी अंक दे दिया, पहले आपको लघुत्तम समापवर्तक अगर पूछता है तो आपको अंश में पहले लसा निकालना, कौन सा लसा निकालना है, और उसके बाद हर में जो है आपको मासा निकालना, कौन सा हर में मासा निकालना है। अगर यहीं पर अगर मासा दिया रहता तो इसका उल्टा हो जाता, पहले हम मासा निकालते उसके बाद हम लसा निकालते, किसका पहले मासा निकालते उसके बाद लसा निकालते। तो आइए इसको निकालते हैं। पहले देखिए लसा निकालेंगे, 2 और 3 का लसा, पहले अंश का लसा निकालेंगे, 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 ऊपर 6 हो जाएगा। और हर का मासा 3 और 4 में जो है कॉमन संख्या जो है 1 आएगी, 3 में जो है और 4 में कोई ऐसा कॉमन संख्या नहीं आ रहा तो 1 जो है कॉमन संख्या होगी, कौन 1 कॉमन होगी। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक जो है इसका हो जाएगा 6/1 मतलब 6 इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 21 का। ठीक, 22वां है कि ए तथा बी की आयु जो है 6 संबंधे 5 के अनुपात में है तो उनकी आयु का योग जो है कि 44 वर्ष है तो 8 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको आयु का अनुपात दिया है, कितना आयु का अनुपात दिया है, अगर आप योग में बदलते हैं तो उसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 6 जो है 6x मान लीजिए इसको ए की आयु है और 5x जो है आपको मान लीजिए बी की आयु है, तो यानी 5x जो है आपको बी की आयु मानना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का आयु का योग कौन सा 5x और 6x, कौन सा 5x और 6x बराबर 44 है, यानी कि x बराबर जो है यह 6 5 11 हो जाएगा। 11 को जब 44 से भाग देंगे तो 11 चौक 44 यानी कि 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आएगी। तो x की वैल्यू अगर 6 में रखते हैं तो a की वैल्यू a का मान जो है आएगा, a का जो है वर्ष है जो आएगा 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24 आएगा और 6 5 जो है कि 5 का जो है 5 चौक 20 आएगा, कितना 5 और 20। अब देखिए 8 वर्ष बाद, कौन सा 8 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे अगर डिवाइड करें, कितना डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 44 जो आता है वह 44 आया तो जो है 4 से जो है डिवाइड हो गया। अब देखिए जो है 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, तो 24 होने के बाद जब है इसमें 8 वर्ष, इसमें क्या बोला है बाद में 8 प्लस करेंगे और जो है 8 जो है दोनों में प्लस करेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों में प्लस करना होगा और दोनों को प्लस करने के बाद अनुपात करना है, यानी कि 24 8 जो है 32 हो जाएगा और जो है कि 20 और 8 जो है 28 हो जाएगा। कौन सा 32 और 28 कितना हो जाएगा 32 और 28, कौन सा 32 और जो है 28 हो जाएगा। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है, कटा देना है, आपको कटाना पहले 2 से कटा सकते हैं, 2 के बाद जो है 4 से कटा सकते हैं, 4 सते 28 हो जाएगा और 2 सते जो है 4 सते 28 और 4 8 32, यानी कि 4 जो है 8 संबंध जो है 7 के अनुपात में यह लिखा जा सकता है। तो डी वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 23वां क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान है, देखिए भिन्न का एक मान हम मान लेते हैं जो x/y है, कौन सा x/y है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम 10% यानी कि कमी कर बढ़ोतरी कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं, यानी कि ऊपर की साइड जैसे 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में अगर आप बदलते हैं तो इसको आता है 1/5, कौन सा 1/5 यानी कि 1 की जो है कमी हो रही है, कितना 1 की कमी हो रही है तो 4/5 लिख सकते हैं। ऊपर की साइड जो है 4/5 लिख सकते हैं और 10% की जो बढ़ोतरी है 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में, यानी कि 11/10 हो जाएगा, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, किसकी 1 की वृद्धि हो रही है तो 11/10, यानी कि यहाँ पे नीचे जो है लिखेंगे 11/10। देखिए इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बराबर जो है आपका कितना है 16/55 है, कितना 16/55 है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11/55 के मतलब 55 हो जाएगा और ऊपर जो है 40 हो जाएगा और साथ ही साथ x और y यहाँ पे बच जाएगा। देखिए 55 को 55 से डिवाइड कर दीजिए और 16 जो है इसको 16 को 8 से डिवाइड करिए, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, कौन सा 8/40 हो जाएगा। और x/y को यानी कि 2/5, कौन सा 2/5 यानी कि 2 यहाँ बचेगा और 5 जो यहाँ बचेगा इसको इस साइड भेज देंगे तो 2
2/5, 2/5 यहाँ पे पहले वाले विकल्प में आपका सही आंसर हो जाएगा। 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। 24 का पूछा है कि इसका जो है गुणात्मक जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम? देखिए यहाँ पे अगर माना जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम इसके जो है पॉइंट में यक्स बराबर जो है इसको मान सकते हैं 1, ठीक। तो यक्स के यहाँ पर रोक कर, ठीक, यक्स को रोक कर जो है इसको जो है इस साइड भेज देते हैं। एक के साइड भेजेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा। कौन सा? यानी कि वह √3/2 जो है आपका √2 हो जाएगा बटे जो है -3 जो है कि यह नीचे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बराबर करके 1 माने हैं, ठीक। तो इसको उस साइड भेजने पर जो है आपको जो है भाग देने पर इस तरह से उल्टा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे इसका जो है परिमेयकरण कर दें तो √3 प्लस √2 बटे में √3 प्लस √2 तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे a² + b² का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे 3 जो है -2 जो है बटे यहाँ पे -3 रूट जो है 3 जो है प्लस √2 इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कौन सा? 1 हो जाएगा। जबकि ये माइनस में बचा रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला बी वाला जो है इसका प्रतिलोम हो जाएगा। यानी कि प्रतिलोम गुणात्मक जो है इसका बी वाला जो है चुना जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक से समबाहु त्रिभुज में यदि ए परपेंडिकुलर, कौन सा? ए परपेंडिकुलर BC है तब जो है क्या होगा। कौन सा? ए से आपका जो है त्रिभुज है इसमें इस तरह से बना हुआ है। तो ए और बी और सी, तो यहाँ पे जो है आपको डी पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है BC का। कौन सा? BC का परपेंडिकुलर यह माना गया। तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आप समझते होंगे कि ए और बी जो है ये भुजा जो है BD और जो है CD दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ AB और BC जो है और BC और जो है CA जो है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए तो यहाँ पे त्रिभुज जो है कौन सा? A और B जो है और D, कौन सा? ABD जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला त्रिभुज को अगर पाइथागोरस प्रमेय निकाला जाए तो इस वाले त्रिभुज में क्या होगा। तो यह त्रिभुज जो हो जाएगा तो AB², कौन सा? AB² बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। कौन सा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि आप 1/2 जो है BC का स्क्वायर। कौन सा? 1/2 जो है BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 1/2 को ही जो है यहाँ पे जो है 1/2 है इसका जब स्क्वायर करेंगे और BC का स्क्वायर करेंगे तो 4AC² हो जाएगा। कौन सा? 4BC² हो जाएगा। कौन सा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर, इस AD का स्क्वायर जो है आपका प्लस जो है 1/4 जो है AB का स्क्वायर। कौन सा? AB का स्क्वायर। अगर AB का स्क्वायर यहीं पर रोक लिया जाता है, ठीक, तो AB का स्क्वायर रोक लिया जाता है तो AB का यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक। तो AB का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर जब इसको घटाएंगे तो AB² बराबर जो है 1/4 जो है माइनस करेंगे 1/4 इसको ले जाएंगे माइनस के लिए। तो AB का स्क्वायर बराबर जो है आपका AD का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा? AD का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3AB², कौन सा? 3AB²। जब LCM लेंगे 4 हो जाएगा। 4 बटे जो है AB का स्क्वायर। अब इसको जो है उधर भेज देंगे तो कौन सा? AD का स्क्वायर। कौन सा? AD का स्क्वायर। यहाँ पे जो है आपकी जो है हो जाएगी ये वाली जो है पोर्शन हो जाएगा 3AB² बराबर 4AD। कौन सा? 3AB² बराबर 4AD। तो यहाँ पे यह वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 26वां है। निम्न पैटर्न इस प्रकार दिया गया है। 1 × 1 बराबर इतना, 11 × 11 बराबर 121 है, इतना बराबर इस तरह है। तो अगला वाला पैटर्न किस प्रकार आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप समझ रहे होंगे तो 1 2, तो यहाँ पे अगर बाद में किया है 2, यानी कि 1 2 3 और उसके बाद 2 3 1 एक प्रकार से गिनती जितने अंक है वहाँ तक ले जाइए, उसके बाद वहाँ से उल्टी गिनती लेकर आइए। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। तो 1 2 3 जो है 4 जो है 5 तक जाइए, 5 के बाद 5 ही अंक है, उसके बाद उल्टी गिनती 4 3 2 1, यही स्क्वायर भी होता है। ये स्क्वायर पैटर्न लिखा गया है मगर स्क्वायर करने का तरीका भी यही होता है। आप अगर किसी अंक का एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर 1 1 1 1 4 बार है तो यहाँ पे 1 2 जो है 3 4 लिख के 4 के बाद जो है 3 2 1 लिख देंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो यह पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला है 27 से गणित की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति? सजावटी है, तार्किक है, या कठिनता है, या सामान्य के लिए नहीं है। देखिए गणित की जो प्रकृति होती है तार्किक होती है। कौन सी?
तार्किक जो होती है गणित की प्रकृति होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 28 से भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ जो है कर सकता है। पहला है कि विभिन्न जो है भिन्न के अंश और हर की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a बाई b के रूप में लिखकर, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों में जो है पहचान कराकर। कौन सा, देखिए ये सबसे अच्छे तरीका है कि उनके आसपास जो वस्तु है उनको, वस्तुओं को बांटकर, जैसे कि रोटी है जो है कि जो है कि कर सकते हैं, किसी बॉक्स है या कोई बोट है या किसी चीज़ को आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक अगर उसको बांटते हैं तो उनको यह सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से समझ में आएगा। तो डी वाला ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा। अगला है कि एक वर्ग का परिमाप 4a 8 प्लस 8 है इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वर्ग परिमाप, कौन सा वर्ग का जो है आप परिमाप जानते हैं कि भुजा का जो है गुणे 4, कौन सा वर्ग का परिमाप जो होता है, परिमाप जो है जो इतना होता है, जबकि क्षेत्रफल जो है भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालना है भुजा का स्क्वायर, जबकि परिमाप जो है 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो परिमाप आपको दिया है, कौन सा परिमाप दिया है, 4a जो है प्लस 8 दिया है। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो यह भुजा आ जाएगा। कौन सा, 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि 4 जो है 4 भुजा हो जाता है, तो यहाँ पे भुजा का मान आ जाएगा। तो भुजा का मान इतना आ जाएगा, तो इसी को जो है हम अगर डिवाइड करें तो a प्लस 2 हो जाता है। कौन सा, a प्लस 2 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें, 4 कॉमन ले लें या तो 4 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा तो a प्लस 2। ठीक, तो a प्लस 2 आपको मिल गया, a प्लस से जो है 2 जो है आपको भुजा मिल गया। कौन सा, भुजा मिल गया। आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। कौन सा, भुजा का स्क्वायर होता है। जब a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो यही आपका आंसर आएगा वर्ग इकाई में। ठीक, तो ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये ए वाला विकल्प आपका सही हो गया। ठीक, अगला है 30वां है कि निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। पहला ऑप्शन है कि माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, परास है। देखिए परास जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं होती है, बाकी सभी को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत लिखा जाता है। इसमें बहुलक लिखा जाता है, माध्यिका लिखा जाता है, बहुलक में सभी का माध्य भी निकाला जाता है। आप सभी जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत इसको इन तीनों फार्मूला का रखा जाता है, जबकि जो है डी वाले परास को नहीं रखा जाता है। ठीक, तो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझे होंगे। आप लिख कर इसको समझिए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जो है कि आज के लिए यहीं पर क्लास को रोक दिया जाता है, आगे की क्लास को और जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है अगला जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें जो है सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।